प्यारे बच्चों, मैं सूर्यकांत तिवारी आज क्लास 10th CBSE के बच्चों को बायोलॉजी का सिलेबस समझाऊंगा बच्चों। और हम लोग देखते हैं कि ये सिलेबस जो बायोलॉजी का है साइंस में, इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं और उसमें जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम लोग को क्या स्टडी करना है? तो बच्चों लाइफ प्रोसेस होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। क्या होता है लाइफ प्रोसेस? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर पाए जाने वाले वो सारे प्रोसेस जो उसके लाइफ को एक प्रॉपर वे में चलाने के लिए जरूरी हो, वो सारी एक्टिविटी, वो सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेस। इसमें हम लोग डिफरेंट तरह के लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन, इन सारी चीज़ों को हम लोग को मेनली यही पढ़ना है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन, ये सब जो है हम लोग को क्या है पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले जब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये देखा जाएगा कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। वाई न्यूट्रिशन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, और न्यूट्रिशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, इस सब चीज़ों का हम स्टडी करेंगे। और उसी में स्टडी करते समय हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। फिर हम उसी में आप देखेंगे पैरासाइट, सेप्रोफाइट जो है, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, इन सारी चीज़ों को भी आप देखेंगे। फिर हम लोग डाइजेशन को समझा जाएगा और जनरली हम लोग डाइजेशन ह्यूमन बीइंग के रिस्पेक्ट में भी अमीबा और ह्यूमन बीइंग, अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ह्यूमन बीइंग तो वेल डेवलप एक जो है सबसे ज़्यादा डेवलप ऑर्गेनिज्म है। उसमें हम दोनों में देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है और डाइजेशन के कितने स्टेप्स होते हैं। हम 5 स्टेप्स देखेंगे डाइजेशन के और उन सारे स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि इसके जो हर स्टेप्स हैं वो कहाँ कौन सा स्टेप कंप्लीट होता है, कहाँ शुरू होता है, कहाँ तक कंप्लीट होता है। मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग को पढ़ना होगा उसमें। और फिर उसके बाद बच्चों हम लोग जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो हम लोग न्यूट्रिएंट लिए हैं उससे एनर्जी कैसे मिलती है। उसमें हम रेस्पिरेशन के कई टाइप्स देखेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन के कई टाइप्स, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में हम देखेंगे कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है और एनारोबिक ऑक्सीजन के अब्सेंस में होती है। तो एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, क्यों एरोबिक कब होती है, क्या हम लोगों में भी एनारोबिक होती है? तो बेटा हम लोग जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन मसल्स क्या है कुछ विशेष परिस्थितियों में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करती है, लेकिन उस समय वहाँ लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन में। और उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट में देखेंगे कि पौधों और प्लांट्स और एनिमल दोनों में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, चीज़ें कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। जैसे प्लांट के केस में हम जाइलम और फ्लोएम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि जाइलम से वाटर और मिनरल और फ्लोएम से फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जबकि एनिमल्स के केस में हम लोग हार्ट के एक्टिविटी, डबल सर्कुलेशन, ब्लड और लिम्फ के माध्यम से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसको समझेंगे, इसको जानेंगे। फिर बच्चों हम लोग एक्सक्रिएशन टॉपिक पढ़ेंगे। एक्सक्रिएशन में हम लोग किडनी जो है उसका वर्किंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, डायलिसिस क्या होती है, आर्टिफिशियल किडनी किसे कहते हैं। इन सारी चीज़ों, इन सारे सवालों का जवाब हम लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में जानेंगे। और प्यारे बच्चों हमारा जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
क्योंकि कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी में जो भी वाइटल एक्टिविटी हो रही हैं वो एक कंट्रोल वे में होनी चाहिए, और न केवल कंट्रोल वे में होनी चाहिए, एक कंट्रोल वे में, बल्कि डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच आपस में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों हम देखेंगे कि प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन के द्वारा होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, और उन हार्मोन में हम लोग नाम पढ़ेंगे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। ये 5 जो प्लांट हार्मोन है, 5 प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये 5 का क्या रोल है, वाई, क्या कारण है कि किसी अगर गमले में लगे हुए प्लांट को आप खिड़की के पास ले जाते हैं तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि वो प्लांट जो सीधा था वो खिड़की की तरफ बेंड कर जाता है, झुक जाता है। क्यों? क्योंकि खिड़की से क्या आ रही है, लाइट, वहाँ लाइट एक स्टिमुलस का कार्य कर रही है और प्लांट उधर की तरफ बेंड हो जा रहा है। तो ये क्यों होता है? जब कोई प्लांट ये जो है स्टिमुलस के टुवर्ड, जिधर स्टिमुलस के डायरेक्शन के तरफ मूवमेंट शो करता है तो उसे पॉजिटिव कहेंगे, और जब उससे अवे करता है तो उसे निगेटिव कहते हैं। जैसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, निगेटिव ट्रोपोपॉजिज्म, और पॉजिटिव जो है कि जियोट्रॉपिज्म और निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो ये आप लोग इसको देखेंगे। और कोऑर्डिनेशन में हम देखेंगे कि जो प्लांट होते हैं उसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्लांट हार्मोन के कारण होता है, लेकिन एनिमल के केस में हम देखेंगे कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हार्मोन के साथ साथ नर्व सेल या नर्व टिश्यू भी इन्वॉल्व होते हैं, नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो बच्चों क्या अंतर है, अगर हम देखेंगे, अब चीज़ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से देखा जाएगा कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हार्मोन से होता है वो क्या होता है, स्लो होता है, उसमें टाइम टेकिंग होता है, स्लो होता है। लेकिन जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, नर्व सेल के द्वारा होता है, उस क्या होता है, बहुत ही क्विकली, बहुत ही फास्ट होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का हाथ गर्म पानी से या छू जाए तो तुरंत हाथ को झटके से हटा लेता है। ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन 10 दिन बाद हटाएगा, वो तुरंत रिस्पांस देता है। तो जो फास्ट रिस्पांस होते हैं वो होते हैं ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ नर्व सेल। तो नर्व सेल कैसी होती है, उनका क्या रोल है, इफेक्टर न्यूरॉन क्या होती हैं, मोटर न्यूरॉन क्या होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों का हम लोग स्टडी इस चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, में किया जाएगा। फिर बच्चों हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इस बात का जवाब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में जानेंगे। और साथ ही साथ ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या है। तो हम लोग ये सब जानेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे स्पीसीज के कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है, और प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उसी समय हम लोग पॉलिनेशन के बारे में भी पढ़ा जाएगा, ओव्यूल्स के बारे में भी पढ़ा जाएगा, फ्रूट्स के बारे में भी पढ़ा जाएगा, सीड के बारे में भी देखा जाएगा। और यही नहीं बच्चों, हम लोग ह्यूमन बीइंग में भी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन बीइंग में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कब मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होती है, कब फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होता है, विच टाइप क्रोमोसोम आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल चाइल्ड एंड विच टाइप द क्रोमोसोम आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड। इन दोनों चीज़ों का हम लोग स्टडी करेंगे। और बस इतना ही नहीं, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति आ गई है, पॉपुलेशन जो इतनी तेज़ी से इंक्रीज कर रही है, तो इस पॉपुलेशन इंक्रीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या मेजर हैं, क्या मेजरमेंट हैं जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इन सारे बातों पर भी हम चर्चा जो है चैप्टर नंबर 3 में इस पर डिस्कशन किया जाएगा। और बच्चों चैप्टर 4 है हियरडिटी एंड इवोल्यूशन। हियरडिटी का मतलब होता है कि
किसी भी इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होना या जाना। जैसे बच्चे जो होते हैं, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, वो अपने पेरेंट जैसे होते हैं, अपने मदर जैसे होते हैं, अपने फादर जैसे होते हैं, या अपने मैटरनल फैमिली जैसे नाना नानी मामा मौसी जैसे होते हैं, या अपने पैटर्नल फैमिली चाचा बुआ या आपके दादी जैसे होते हैं, बाबा जैसे होते हैं। तो ये क्या है कि हेरिडिटी में मतलब कैसे ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टर, इसका हम स्टडी करेंगे। हम जीन के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। और यही नहीं बेटा, हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे, जिसने मेंडल ने मटर पी प्लांट के ऊपर काम किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूज़न निकाले, हेरिडिटी से रिलेटेड कौन कौन से लॉ उन्होंने दिए, ये सारी चीज़ों का स्टडी हम लोग चैप्टर नंबर 4। और इसके बाद इसका इसी का चैप्टर नंबर 4 का ही एक टॉपिक है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में हम लोग ये देखा जाएगा कि क्या जैसे अर्थ की ओरिजिन के समय से ही इस तरह के ऑर्गेनिज्म नहीं थे, बल्कि उस समय बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और मोर ज़्यादा डेवलप ऑर्गेनिज्म, एडवांस टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते गए। तो ये कैसे हुआ, ये प्रोसेस कैसे हुई, इसमें हम लोग डार्विन और लैमार्क के थ्योरी से जिराफ के एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग इसको अच्छे से जाना जाएगा और समझा जाएगा कि इवोल्यूशन का क्या जो है मिस्ट्री है, क्या रहस्य है। और फिर हमारा चैप्टर 5 आएगा, 5 आएगा, जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट, मतलब हमारा पर्यावरण, जो हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग में जो हमारा इन्वायरमेंट है, वह इन्वायरमेंट हमारे साथ क्या रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट के बिना किसी भी लाइफ का हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से हमारी बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से ली जाती हैं। तो इन्वायरमेंट हमारा कैसा हो, और हमारा इन्वायरमेंट जो आज के समय में पॉल्यूटेड होता चला जा रहा है, तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन को भी जानेंगे, उसके इफ़ेक्ट को जानेंगे, उसके सोर्स को जानेंगे, और उसके मिटिगेशन के मेथड को भी जानेंगे कि ये पॉल्यूशन होता कैसे है, इस पर रोक कैसे लगाया जाए, और इस पर ये क्या इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। इन सब की स्टडी हम लोग आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में करेंगे। और बच्चों इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के साइकिल, जैसे बायो जियोकेमिकल साइकिल, जैसे कार्बन साइकिल क्या होता है, ऑक्सीजन साइकिल क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, वाटर साइकिल क्या होती है, इन सारे साइकिल का क्या इम्पोर्टेंस है। कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट में कंटिन्यू रूप में बनी रहे, इसके लिए इन साइकिल का ऑपरेट होना बहुत ज़रूरी है। और ये साइकिल कैसे ऑपरेट होती हैं, इनका स्टडी हम चैप्टर नंबर 5 में करेंगे। फिर बच्चों हमारा जो चैप्टर 6 है, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स का क्या मैनेजमेंट है बच्चों, हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि जो नेचर, जो गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज हैं, वह हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं, हमें क्या उनसे मिलता है। जैसे एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इस नेचुरल रिसोर्सेज का क्या रोल है हमारे लाइफ में। बच्चों इनको हम कैसे बचाएं, इनका कैसे सस्टेनेबल यूज करें, ताकि ये हम भी इसका लाभ उठा सकें, हम भी इससे बेनिफिट पा सके, और हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वह भी इससे क्या कर सके, लाभ उठा सके। और बच्चों इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट को जानना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। तो इसको हम लोग देखा जाएगा, जैसे कि अगर किसी का कोई कमरा किराए पर लेता है, तो किराएदार से मकान मालिक क्या करता है, उससे किराया भी लेता है, और साथ ही साथ उसे नसीहत भी देता है कि मकान में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और नेचर ने हमें इतना वाटर, मिनरल्स, पहाड़ जो है, जो आपके फॉरेस्ट, सब कुछ दे दिया, हमसे वो कोई किराया नहीं लेता है। तो कम से कम ह्यूमन बीइंग का ये क्या है, एक ड्यूटी है कि वो जिस रूप में नेचर उसे मिला है, उससे बेहतर रूप में उसे वापस करे, और बेहतर नहीं कर सकता तो कम से कम जैसा है वैसा उसको मेंटेन किया रहे। तो बच्चों
हम लोग सिलेबस में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस हम लोग का क्लास 10th का 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आवर इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स में ख़त्म है। 6 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट, यह मेरा आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो इन चैप्टर से संबंधित जो लेक्चर होंगे उन लेक्चर को देखिए, अच्छे से सुनिए। क्यों? क्योंकि जो पर डे का लेक्चर होगा उसी लेक्चर पर बेस्ड 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चन की एक डीपीपी होगी और उस डीपीपी को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जब आप हर लेक्चर और उसके डीपीपी को जब सॉल्व करते जाएंगे तो जिस समय आपका ये एनसीईआरटी का सिलेबस ख़त्म होगा, आप ये देखेंगे कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर आपको बड़े ही आसानी से आपके ज़ुबान पर सब याद है, सब इतने अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो बच्चों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे इस कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टूडेंट ये सारे जो फैसिलिटी हैं ये सब आपको माई स्कूल ऐप पर मिलेगा, जिससे आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।